हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। अब जैसा कि हमें पता है कि यूपी सिविल जज की डेट अनाउंस हो गई है। 12 फरवरी 2023 उसकी डेट आई है प्री की, और उसी में आपके जो पेपर 1 है उसमें 9 एक्ट इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें से एक एक्ट है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। आज मैं इसी एक्ट को आपका पूरा एक ही वीडियो में खत्म करवाने वाला हूँ। हालांकि ज्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, छोटा सा ही एक्ट है, लेकिन आज मैं इसको सारा इसी में ही करवाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 से। अब पहला इसमें एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए जाएंगे और इसमें से जो जो एमसीक्यू की संभावना बनती है वो हम देखते जाएंगे। तो क्या क्या है देख लेते हैं। एक्ट नंबर, पहला क्वेश्चन यही बन सकता है, व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो एक्ट नंबर होगा हमारा 28 ऑफ 1961। 1961 में पास होने वाला 28वें नंबर का एक्ट आपका कुछ क्या हो गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसकी एनेक्टमेंट डेट आपसे पूछ सकता है, तो इसकी एनेक्टमेंट डेट है आपकी 20 मई 1961। 20 मई 1961। अब आपसे इसकी एनफोर्समेंट डेट पूछ सकता है। इसकी एनफोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 1961, 1 जुलाई 1961। ये आपका मोटा मोटा क्वेश्चन ये पूछ सकता है इन 3 लाइन में से। अब क्योंकि ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये एज्यूम करके चलते हैं कि ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस ऊपर ऊपर से आपको इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये देख लेते हैं। अब देखते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। क्या लिखा है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। कहां पे अप्लाई होगा, पूरे इंडिया में अप्लाई होगा, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से भारत के सारे एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होगा। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से वो स्पेशल स्टेट का दर्जा हटा लिया गया है। अब जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी बन गया है, इस कारण से। इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। अभी मैंने आपको बताया इसकी एनफोर्समेंट डेट हमने क्या देखी थी। एनफोर्समेंट डेट हमने देखी थी 1 जुलाई 1961। ये आपको याद रहेगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशन, और ये अधिकतर एक्टों का सेम ही होता है। सेक्शन 2 डेफिनेशन पार्ट ही होता है, सिर्फ एक एविडेंस है जिसका सेक्शन नंबर 3 डेफिनेशन पार्ट है। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 2। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है इस एक्ट की, कि सिर्फ एक ही डेफिनेशन आपको उसी पर ध्यान देना है। बाकी एक्टों में खूब सारी डेफिनेशन होती है, हम छोड़ देते हैं, लेकिन इसके अंदर हम आपको सिर्फ एक ही को ध्यान देना है। वो क्या है, और वो भी किसकी डेफिनेशन है, वो भी आपकी डाउरी की डेफिनेशन है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन ऑफ डाउरी। इन दिस एक्ट डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सिंपल सी बात बोलती भाई, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, चाहे वो हमने दे दी हो या हमने देने का वादा किया हो, किसी भी तरीके के लेन देन का अगर हमने बात करी, चाहे बात करने का प्रॉमिस किया। कैसे? अब भैया किसी की शादी हुई, उसने डिमांड की 1 करोड़ रुपए लूंगा, वो डायरेक्टली हो गई। 1 करोड़ रुपए कैश लूंगा, डायरेक्टली हो गया। अब आप बोलोगे सर वो इनडायरेक्टली क्या होगा? भैया हम पैसे वैसे नहीं लेते, आप तो एक काम करो, अपनी बेटी के नाम पे मकान करवा दो, ये इनडायरेक्टली हो गया। इस तरीके से अब यहां पे बेटा ये जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, इसका क्या मीनिंग समझेंगे, जो हम आईपीसी में 30 में पढ़ के आए थे। आईपीसी में 30 में पढ़ के आए थे वैल्यूएबल सिक्योरिटी। हालांकि अभी जब हम नीचे आएंगे तो उसमें लिखा हुआ है एक्वेशन 2 में कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब वही होगा जो आईपीसी के सेक्शन नंबर 30 में होगा। अब आईपीसी 30 अगर आपने पढ़ रखा तो आपको पता होगा कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो होती है जिससे कि किसी के राइट क्रिएट एक्सटिंग्विश किए जाते हैं और जिसके किसी की लायबिलिटी होती है। तो अभी हम उस मुद्दे में नहीं जाते, अभी हम डॉरी की बात करते हैं। डॉरी हो गया कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि हमने दे दी हो या देने का वादा किया हो, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। ये बात तो पहले समझ में आती है।
अब वो कौन किसको देगा, क्योंकि आज तक हम डाउरी से क्या समझते थे कि भैया सिर्फ लड़की वाले ही लड़के वाले को देते हैं, गर्ल की तरफ से बॉय को जाता है, ये हम आज तक समझते हैं। लेकिन आज वो भ्रांति आपकी दूर होने वाली है। कैसे, देखते हैं। बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू अदर पार्टी टू अ मैरिज। अब यहां पे कहीं नहीं लिखा कि भैया लड़की की तरफ से लड़के को जा रहा है, किसी को भी जा सकता है। बाय वन पार्टी टू मैरिज टू अनदर पार्टी टू मैरिज, पहली बात तो ये, इसको आप समझो। दूसरा, बाय द पेरेंट्स और आइदर पार्टी टू द मैरिज और बाय एनी अदर पर्सन टू आइदर पार्टी टू द मैरिज। अब देखो इसमें भी क्या लिखा, आइदर पार्टी टू द मैरिज। जो हम आज तक सोचते आते थे कि भैया लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को दिया जाता है, नहीं, डाउरी कोई भी दे सकता है। और ये बात मैं नहीं कर रही, आपका एक्ट कर रहा है। और इसीलिए मेरे को कई बच्चे बोलते हैं कमेंट्स में कि सर आप एक्ट ही तो बोलते हो। भैया जब एक्ट में लिखा है तो एक्ट ही तो बोलूंगा, इंटरप्रिटेशन मैं क्यों करूं जब आना आपका इसी में से है। आप इसको पढ़ के जाओगे नहीं, फिर जब क्वेश्चन आ जाएगा भाई डाउरी क्या होता है, और उसमें एक ऑप्शन ये भी आ जाएगा कि भैया गर्ल की तरफ से बॉय को दिया जाता है, और आप उसको टिक करके आ जाओगे। तो इसीलिए एक्ट में जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ते रहो, काम हो जाएगा। ये हो गया आपका बी। अब एक समस्या और है कि डाउरी किसको कहेंगे, दहेज किसको कहेंगे। वो सामान जो हमने शादी के दौरान मांगा है, वो सामान जो हमने शादी से पहले मांगा है, या वो सामान जो शादी के बाद मांगा है। क्वेश्चन क्या है, या तो शादी के समय, ड्यूरिंग, जब वो शादी परफॉर्म हो रही है, फेरे परफॉर्म, जैसे एक तो ये स्टेज हो गई। एक बिफोर मांगा है, और एक शादी होने के बाद मांगा है। अब यहां पे सवाल ये आता है कि भैया इन तीनों में से हम कौन सी सिचुएशन में मानेंगे कि हमने दहेज मांगा है। तो भाई इसमें साफ साफ कह दिया गया है, क्या कह दिया गया है, एट, बिफोर और एनी टाइम आफ्टर मैरिज। मतलब कोई भी समय हो सकता है, जब आपका रिश्ता पक्का हुआ हो उस समय, बिफोर वाली बात हो गई। जब आपकी वो शादी की सारी प्रक्रिया चल रही हो, मंत्र वगैरह पढ़ रहे हो पंडित जी, फेरे वगैरह करवा रहे हो उस समय, और जब शादी हो गई उसके बाद भी, मतलब किसी भी टाइम बोल दिया गया है। तो ये बात दिमाग में बिठा लेना, शादी से पहले, शादी परफॉर्म होने के दौरान और शादी के बाद भी ये मांगा जा सकता है। बस कंडीशन क्या है, जो मांग हुई है वो इन कनेक्शन विद मैरिज होनी चाहिए, इन कनेक्शन विद मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज, बस। लेकिन इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं है, ये तो हमने देख लिया कि भैया ड्यूरिंग मैरिज हमने मांग लिया कि भैया इतने दोगे तभी बारात जाएगी वरना नहीं जाएगी, फिल्मों में आपने बहुत देखा होगा। या फिर जब रिश्ता पक्का होता है तो बोलते हैं जी हमारा बेटा तो इतना क्वालिफाइड है, हमें तो इतना चाहिए। अब चलो, अब वो तो मैं अपनी बात काट रहा हूं क्योंकि ऊपर हमने लिखा है कि कोई भी पार्टी मांग सकती है, लेकिन जो जनरली होता है वो मैं आपको बता दिया। अब यहां पे शादी के बाद तू अपने घर से लेके आ तभी हम तेरे को रखेंगे, ऐसी आपने सिचुएशन खूब देखी है। तो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपसे और कुछ नहीं है, इसको प्लीज अदरवाइज लेके मत जाना। इन कनेक्शन विद द मैरिज थर्ड पार्टीज बट डज नॉट इंक्लूड। अब इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बट डज नॉट इंक्लूड क्या नहीं है, जो मुस्लिम्स में डावर या मेहर होती है वो डाउरी में इंक्लूड नहीं है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये आपके पूरे प्री पॉइंट में बिल्कुल फिट बैठेंगे, और इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। बाकी और लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उससे मैं कुछ वो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो सिर्फ वही बात बोलूंगा जो आपको एक्ट में दिखाई गई है। क्या लिखा है, डज नॉट इंक्लूड डावर और मेहर इन केस ऑफ अ पर्सन टू होम मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अप्लाइज। मतलब ये बोल दिया गया कि भैया जहां पर मुस्लिम शरीयत लॉ अप्लाई हो रहा है और उसमें जो डावर और मेहर की हम बात करते हैं वो किस में इंक्लूड नहीं है, वो डाउरी में इंक्लूड नहीं है। ये बात समझ में आ गई।
तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, और अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि भाई वैल्यूएबल सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन होती है वो सेक्शन नंबर 30 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग देखी जाएगी, तो वो हमारे इसी के सेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन 2 में बात लिख दी गई है। पढ़ लेते क्या लिखा है। Explanation 2. The expression valuable security has the same meaning as is section 30 of IPC. ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, इसमें आपको मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है जी सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 कहता है हमारा पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। मतलब भाई दहेज मांगना भी अपराध और दहेज देना भी अपराध, दोनों लपेटे जाओगे। आपने दहेज दिया तो भी आप अपराधी, और आपने दहेज मांगा तो भी आप अपराधी। या आपने दहेज लिया, सॉरी मांगना तो डिमांडिंग हो गया, वो सेक्शन 4 में आएगा अभी। दहेज देना और दहेज लेना, ये इसका सही मीनिंग होगा। गिविंग देना और टेकिंग लेना, क्योंकि जो मांगने वाली बात है वो सेक्शन 4 अभी डिमांडिंग में आएगी, तो उसका अलग प्रोविजन है। सेक्शन 3 पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी क्या है? इफ एनी पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, विच एक्ट? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, गिव्स और टेक्स, दहेज लिया या फिर देने या लेने के लिए उकसाया भी, अबेटमेंट आईपीसी 107 से 120 याद रहना चाहिए, इंटरलिंक भी होना चाहिए कभी कभी। अबेट्स द आईपी अबेट्स द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी, he shall be punishable with imprisonment for a term shall not be less than 5 years and with fine, मतलब सजा तो होगी ही और फाइन भी होगा, और फाइन कितना होगा? कम से कम 15,000 रुपए। shall not be less than 15,000 रुपीज, या फिर जो हमने दहेज का सामान मांगा है या दिया है उतने अमाउंट तक जो भी हायर होगा, या तो 15,000 रुपए, या सपोज कर लो आपने कोई सामान मांगा दहेज में और उसकी वैल्यू है आपकी लेट्स सपोज 2 लाख रुपए, तो विच एवर इज मैक्सिमम, 15,000 ज्यादा है या फिर 2 लाख ज्यादा है? 2 लाख ज्यादा है, तो मतलब आपको कम से कम 5 साल की तो होगी। उसके अलावा आपको फाइन भी भरना पड़ेगा, और फाइन कितना भरना पड़ेगा? जितने अपने आपके दहेज की जो वैल्यू है उतने मैक्सिमम। आप सपोज करो दहेज की वैल्यू है 10,000 रुपए, तो उस केस में आपको भरना पड़ेगा 15,000 रुपए, क्योंकि लिखा है विच एवर इज मोर। ये बात समझ में आ गई? shall not be less than 15,000 or the amount or the value of such dowry whichever is more। इसमें हमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। अब यहां पे सवाल ये उठेगा कि सपोज कर लो जज साहब ने बोल दिया कि भैया इनको हम 5 साल से कम की सजा देंगे, तो जज साहब जब वो सजा देंगे 5 साल से कम वाली, तो उस केस में क्या होगा? जज साहब को अपने रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, इन राइटिंग करने पड़ेंगे कि भैया ये सर्कमस्टांसिस हैं या ये रीजंस हैं जिसके तहत मैं इसको 5 साल से कम की सजा दे रहा हूं इस एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका प्रोविजन यही लिखा हुआ है, provided that the court may for adequate or special reason to be recorded in writing in judgment impose a sentence of imprisonment for term less than 5 years। अगर जज साहब ने इस मामले में 5 साल से कम की सजा इसको सुनाई, तो उसके स्पेसिफिक रीजन, स्पेशल रीजन वो जज साहब को जजमेंट में हमने रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि भैया ये कारण थे जिसके कारण मैं इसको 5 साल से कम की सजा दे रहा हूं। इसमें आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने आपको एक एक चीज सही से बता दी है। अब इसको एक बार याद करने के लिए कि इसमें क्या आ सकता है, तो इसमें आपको एक तो आएगी कम से कम 5 साल की सजा, या इसको 5 ईयर प्लस लिख देते हैं, और साथ में हमें क्या देना है? एंड फाइन देना है कम से कम 15,000, या फिर वैल्यू ऑफ डाउरी जो भी इन दोनों में से ज्यादा हो। यह बात ध्यान रहेगी। इसमें से आपको यही याद करना है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अब आगे देखते हैं सब सेक्शन 2। नथिंग इन सब सेक्शन 1 शैल अप्लाई और इन रिलेशन टू। अब ये तो हमने देख लिया कि भैया
दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। अब लेकिन सवाल ये उठेगा कि भैया ऐसी कोई सी कैटेगरी तो होगी ना कि भैया जो हम उसको दहेज नहीं बोल सकते, क्योंकि अपने हिंदू में तो क्या होता है कि भैया सोना दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, जवाहरात दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि भैया सामने वाली पार्टी मांगती नहीं है, वो जो देने वाली पार्टी है वो अपनी मर्जी से दे रही है, कोई मांगता नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है, और कभी कभार नहीं, बहुत केस ऐसे भी होते हैं जो मना करते हैं भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है वो अपनी मर्जी से देती है, चाहे उनकी वो फेस वैल्यू हो, चाहे रेपुटेशन हो, चाहे जो मर्जी हो, उस तरीके से देती है। तो अब उन चीजों को इसमें एग्जाम्प्ट किया गया है। अब वो कैसे किया गया है वो हम देख लेते हैं। लिखा है नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू, किस किस पे अप्लाई नहीं होगा वो देख लेते हैं। पहला, a present which are given at the time of marriage to bride without any demand having been made in their behalf। ऐसे उपहार जो दूल्हे को दिए जाते हों, सॉरी, जो दुल्हन को दिए जाते हो, वो ब्राइड ग्रूम होता है दूल्हा। ऐसे उपहार जो शादी के दौरान दुल्हन को दिए जाते हों। अब वो कैसे उपहार होते हैं? दूल्हा दुल्हन स्टेज पे खड़े हैं, लोग आते लिफाफा दे जाते हैं, लोग आते गिफ्ट दे जाते हैं, तो वो डाउरी में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई स्पेशल डिमांड नहीं है। क्या लिखा है? विदाउट एनी डिमांड लिखा है। अब प्रोवाइडेड दैट सच प्रेजेंट आर एंटर्ड इन अ लिस्ट मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द रूल मेड अंडर दिस एक्ट। लेकिन वो उपहार ऐसे होने चाहिए जो इस एक्ट के अंदर प्रोविजन में लिखे हुए हैं। आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। पहला आपने ये देख लिया कि भैया ऐसे उपहार जो शादी के दौरान, जब शादी परफॉर्म हो रही है, इन उदाहरण के तौर पे लड़का लड़की स्टेज पे खड़े, फोटोशूट हो रहा है उनका, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, उनको लिफाफा देके जा रहे हैं। तो एक लिफाफा अगर कोई दुल्हन को देगा तो कई ऐसे भी तो है ना जो वो दूल्हे को भी देंगे। तो वो भी ऑप्शन वही बात कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रेजेंट विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू ब्राइड ग्रूम। क्योंकि भैया कई लोग दुल्हन को देंगे तो कई लोग दूल्हे को भी देंगे, और कई लोग दोनों को देंगे। सही है। विदाउट एनी डिमांड हैविंग बीन मेड इन दैट बिहाफ। स्वेच्छा से दे रहे हैं, किसी से मांगा नहीं गया कि आप दो। ये बात समझ में आ गई। इसका फिर वही प्रोविजन, प्रोवाइडेड दैट सच प्रेजेंट आर एंटर्ड इन द लिस्ट मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द रूल मेड अंडर दिस एक्ट। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आती है बात? सिंपल सी बात है। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपनी तरफ से कोई गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट क्या नहीं माना जाएगा? डोरी नहीं माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई। प्रोवाइडेड फर्दर दैट where such present are made by or on behalf of the bride or any person related to the bride, such present are of customary nature and the value thereof is not excessive having regard to the financial status of the person by whom on whose behalf such present are given। अब इसमें एक और एक्सेप्शन दे दी। अब सपोज कर लो कोई अरबों खरबों की आसामी है, और उनके यहाँ पे क्या कस्टम चलता है कि भैया जब शादी होती है तो वो लड़के वालों को कुछ हैवी अमाउंट में सोना गाड़ी वाड़ी देते हैं। वो उनके रिचुअल्स चलते आ रहे हैं। लड़के वालों ने मांगा नहीं अपने मुंह से, वो उनके रिचुअल्स चलते आ रहे हैं कि भैया हम इतना सोना देंगे, इतना ये देंगे, इतना वो देंगे, और उसकी फाइनेंशियल स्टेटस भी बहुत स्ट्रांग है, तो वो अपनी मर्जी से दे रहा है। तो इस चीज को भी उसमें एग्जम्प्ट कर दिया गया कि भैया ये भी डाउरी की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं, अभी हमने देखा दहेज लेना और दहेज देना अपराध है। अब हम देखेंगे दहेज की मांग करना भी अपराध है। उसमें हमने देखा था कितनी सजा, कम से कम 5 साल की और 15,000 रुपए फाइन एडिशन लगेगा, और अगर डाउरी की अमाउंट ज्यादा है तो 15,000 के बदले में हमें डाउरी की अमाउंट देनी पड़ेगी। ये बात हमें समझ में आती है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 4।
पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी, अब हम मांग कर रहे हैं उसकी। इफ एनी पर्सन डिमांड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऊपर बताया था मैंने कैसे, फ्रॉम द पेरेंट्स और अदर रिलेटिव और गार्जियन ऑफ अ ब्राइड और अ ब्राइडग्रूम। देखो अब यहां पे भी लिखा है दहेज दोनों तरफ से मांग हो सकती है, दुल्हन की तरफ से भी हो सकती है, तो वो दूल्हे की तरफ से हो रखी है। ये तो आज तक कि हम बस भ्रांतियों में जी रहे थे कि खाली दूल्हा ही करता है। एक्ट कह रहा है भैया दोनों कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। एज द केस में बी एनी डाउरी ही शैल बी पनिशेबल, लेकिन अब देखो यहाँ पे ही लिख दिया। जब आप यहाँ पे ब्राइड और ब्राइडग्रूम लिखते तो फिर यहाँ पे ही और शी लिख देते। चलो कोई बात नहीं, वो अलग बात है। अब ये ही क्यों लिखा है वो भी आपको पता होगा। जब हम जेंडर पढ़ के आते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ, चाहे ही हो चाहे शी हो, हम क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। कहाँ लिखी है बात ये वाली, आईपीसी 8 में लिखी है, जेंडर में, इसलिए यहाँ पे ही लिखा हुआ है। तो ये मत समझना कि भैया खाली लड़के वाले ही दोषी हैं। आगे, पनिशेबल विद imprisonment for term which shall not be less than 6 months but which may extend to 2 years। अगर डिमांड भी की जा रही है ना तो 6 महीने से लेकर 2 साल की तो आपको सजा लगेगी और फाइन भी लगेगा। फाइन और नहीं है, विद फाइन है। कितना लगेगा, 10,000 रुपए तक का फाइन लगेगा। मतलब डिमांड करने के लिए 6 महीने से 2 साल तक की तो सजा है और साथ में आपको दान दक्षिणा भी देनी पड़ेगी पंडित जी को 10,000 रुपए की। यह बात ध्यान रहेगी। अब आगे देख लेते हैं, जहां पे जज साहब ने उसको 6 महीने से कम की सजा दी, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए थे कि अगर उस जज साहब ने उसको 5 साल से कम की सजा दी तो उसके रिकॉर्ड उसको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो वही सेम प्रोविजन इसके अंदर एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है कि भैया अगर इन्होंने जज साहब ने इस केस के अंदर 6 महीने से कम की सजा इनको दी तो उसके रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे इन राइटिंग कि भैया ये कारण थे जो मैंने इनको इसकी सजा से कम दी। ये बात ध्यान रहेगी। पढ़ लेते क्या लिखा है, प्रोवाइडेड द कोर्ट में फॉर एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन टू बी मेंटेन्ड इन जजमेंट impose a sentence of imprisonment for a term less than 6 months। ये बात ध्यान रहेगी, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक्ट ये बोल रहा है, ये बात मैं नहीं बोल रहा। आगे देख लेते हैं, सेक्शन 4A। अभी हमने सेक्शन 3 में देख लिया भैया दहेज देना लेना अपराध, 4 में देख लिया दहेज मांगना भी अपराध। अब हम ये देखेंगे भैया दहेज को प्रोत्साहन करने वाले कोई एडवर्टाइजमेंट भी हैं तो भैया वो भी अपराध है। 4A देख लो क्या लिखा है, 4A बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट। ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो दहेज प्रथा को प्रोत्साहित कर रहे हो वो भी अपराध की उसमें आएंगे। इफ एनी पर्सन, कोई भी आदमी हो, क्योंकि हम डेफिनेशन में समझ चुके कि भैया दहेज कोई भी पार्टी की तरफ से हो सकता है। आज तक जो हम समझते आ रहे खाली वही नहीं है। आगे, इफ एनी पर्सन ऑफर्स थ्रू एनी एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, अखबार के थ्रू ऑफर कर रहा हो, पीरियोडिकल के थ्रू कर रहा हो, जर्नल के थ्रू कर रहा हो या किसी भी अन्य मीडिया के थ्रू कर रहा हो, क्या एनी शेयर इन हिज प्रॉपर्टी और ऑफ मनी और बोथ एज अ शेयर इन एनी बिजनेस or other interest as consideration of marriage of his son or daughter or any other relative। मतलब कोई ऐसे जो विज्ञापन आते हैं कि भैया मेरी बेटी या जो हमारी जानने वाली ये लड़की है, ये लड़का, ऐसे शादी करने पे आपको ये दिया है, ये दिया जाएगा, या अगर इतना हो तो आप संपर्क करें। ऐसे विज्ञापन जो आते हैं उन पर भी बैन है, क्योंकि यहां पर क्या है, ये का मतलब भैया हम तो मांग रहे हैं या हम ऑफर कर रहे हैं कि भैया ले लो या दे दो। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भैया डिमांड की जा रही है, डाउरी का एक तरीके से प्रोत्साहन हो रहा है कि हाँ खुले में मांग रहे हैं आप दे रहे हैं। तो इन ऐसे एडवर्टाइजमेंट का भी बैन है। प्रिंट और पब्लिश और सर्कुलेट एनी एडवर्टाइजमेंट रेफर्ड इन क्लॉज ए।
जो अभी हम पढ़ के आए हैं, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 6 months, कम से कम 6 महीने की इसमें भी लगेगी और 2 साल और 5 साल तक की लगेगी इसमें। 4A में क्या है, 6 महीने से 5 साल, और जो फाइन है इसमें और है, इसमें एंड नहीं है, ये बात ध्यान रखना। फाइन कितना है, 15,000 रुपए तक का इसमें फाइन है। ये बात समझ में आ गई। 4 में हमने क्या पढ़ा था, 10,000 रुपए फाइन प्लस है उसमें, लेकिन इसमें फाइन हो सकता है, कंपल्शन नहीं है, वो जज के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में फॉर एडिक्वेट और स्पेशल रीजन, वही सेम बात, अगर उसको सजा 6 महीने से कम की दी तो उसके रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो इसमें अब बार बार समझाने वाली बात आई थिंक अब इसमें कुछ है नहीं। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 4A खत्म। अब आ जाओ भैया, ऐसे एग्रीमेंट जो डाउरी को बढ़ावा दे रहे हों लेने और देने के केस में, तो वो सभी एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे, और ये बात लिखी है सेक्शन 5 के अंदर, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वॉइड, कि भैया जब रोका हुआ या जब वो देखने आए लड़के को या लड़की को और जब बात फिक्स हुई, तो एक हमने एग्रीमेंट बनवा लिया कि भाई साहब शादी सपोज कर लो हमारी 7 Feb को है 2023 तक, ये इसको हमारी शादी है। अब क्या होगा भैया, अगर आपने 1 फरवरी तक पैसे नहीं दिए दहेज के, तब ये शादी नहीं होगी। तो ये एग्रीमेंट बना दिया, तो ऐसे एग्रीमेंट भी क्या है, वॉइड है। समझ में आ गई बात। एनी एग्रीमेंट फॉर द गिविंग और टेकिंग ऑफ द डाउरी शैल बी वॉइड, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 6। अब इसके अंदर क्या कहा गया है, इसको ध्यान से समझना। इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर यह कहा गया है कि भैया चलो डाउरी आ भी गई, दहेज आ भी गया, तो वो जो डाउरी आई है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेनिफिट के लिए है, वाइफ और उसकी हायर्स के। यहां पे बेनिफिट दे दिया, डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हायर्स। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों दे दिया, जब हम ऊपर दोनों को लेकर चल रहे थे, इसमें भी दोनों को लेकर चलना चाहिए था। लेकिन अब एक्ट जो कह रहा है वो उसकी बात माननी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। अब डाउरी जो है वो सिर्फ वाइफ की बेनिफिट के लिए कह दिया और उसके हायर्स की। देख लेते हैं, वेयर एनी डाउरी इज रिसीव बाय एनी पर्सन अदर देन द वुमेन इन कनेक्शन विद द हुज मैरिज इट इज गिवन। अब मान लो डाउरी मिली और किसी और ने उसको रिसीव कर लिया, लेट्स सपोज उसके हस्बैंड ने रिसीव कर लिया या और किसी आदमी ने रिसीव कर लिया, तो जिसको भी वो डाउरी मिली है उसको वो डाउरी उस महिला को देनी पड़ेगी जिसके नाम पे वो डाउरी आई है, जिसके नाम पे वो दहेज आया है या लिया गया है या दिया गया है, तो उसी महिला को वो दहेज ट्रांसफर करना पड़ेगा। और इस सेक्शन के अंदर टाइम लिमिट दे रखी है कि किस लिमिट के अंदर आपको ये काम करना है, और वो लिमिट है 3 महीने। अभी ABC तीनों आएंगे, उसमें बताऊंगा 3 महीने कहां से कहां तक के होंगे। पर आप ये समझ लेना कि अगर किसी महिला के लिए, अब क्योंकि इसमें स्पेसिफाइड महिला ही लिखा हुआ, वाइफ लिखा हुआ, तो मैं अब महिला ही बोलूंगा। किसी महिला के लिए डाउरी आई, रिसीव किसी और ने करी, सपोज हस्बैंड ने करी, हस्बैंड के पापा ने करी, हस्बैंड की मम्मी ने करी, जिसने भी करी, जो भी करी, वट एवर द केस में भी, उस केस में क्या होगा, उस केस में जिसने भी रिसीव करी उसको वो डाउरी, जो चाहे कैश हो, चाहे काइंड हो, चाहे जो मर्जी किसी भी फॉर्म में हो, वो डाउरी 3 महीने के अंदर अंदर उसी महिला को देनी पड़ेगी जिस महिला के लिए वो डाउरी दी गई है या ली गई है। सिंपल। टाइम पीरियड है 3 महीने। अब वो 3 महीने की कैलकुलेशन ही है क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C के अंदर। क्या कैसे कैसे हैं वो देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो मैरिज जो डाउरी है उसकी डिमांड बिफोर हो सकती है, ड्यूरिंग हो सकती है और आफ्टर हो सकती है। तो बस हमें वो 3 चीज समझनी है। अगर वो डाउरी बिफोर मिल गई तो 3 महीने हम कहां से काउंट करेंगे, अगर वो डाउरी ड्यूरिंग मिल गई तो हम 3 महीने कहां से करेंगे, अगर वो डाउरी आफ्टर मिल गई तो हम कहां से करेंगे, अगर वो डाउरी माइनर है
तो कहां से करेंगे? अब देखते हैं पहला केस। अगर डाउरी मिली है बिफोर मैरिज तो भैया 3 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिस दिन शादी हो गई उस दिन से। सपोज कर लो डाउरी मिली 1 जनवरी को, शादी थी 1 फरवरी को। अब यहां से 3 महीने काउंट कर लो, यहां से 3 महीने के अंदर अंदर आपको उस महिला को डाउरी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल तक आपको ये देना। ये बात समझ में आती है? ये केस वो है जब डाउरी हमें शादी से पहले मिली है, बिफोर मैरिज की बात कर रहा हूं। दूसरा केस, अगर हमें डाउरी ड्यूरिंग मैरिज और आफ्टर मैरिज मिली है तो उस केस में 3 महीने तो है ही, लेकिन जब मिला है उस दिन से। सपोज कर लो शादी थी 1 फरवरी की, तो 1 फरवरी से, और सपोज करो शादी 1 फरवरी को हुई, डाउरी मिली 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 3 महीने काउंट कर लेना, मतलब जिस दिन से भी मिली, आफ्टर द डेट ऑफ द रिसिप्ट, जब से मिली तब से। अब मान लो डाउरी की अमाउंट हमें मिली जब वो लड़की 15 साल की थी, माइनर थी, शादी हुई 18वीं साल में, या सपोज करो 16 में शादी हो गई, वो अलग केस है बाल विवाह वाला, लेकिन शादी 16 में हो गई। जैसे ही वो 18 की होगी उस दिन से 3 महीने के अंदर अंदर डाउरी हमें ट्रांसफर करनी है। ये कहता है क्लॉज सी। क्या है? इफ द डाउरी वॉज रिसीव व्हेन द वुमेन वॉज माइनर विद इन 3 months आफ्टर शी हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 years। जैसे 18 की हुई उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक नहीं करोगे तब तक उसकी प्रॉपर्टी को आप यूज नहीं कर सकते। शैल होल्ड इट इन अ ट्रस्ट टू बेनिफिट ऑफ द वुमेन, ये भी कह दिया है। उसको ट्रस्ट की तरह होल्ड करके रखना पड़ेगा, उसको यूज नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को आप। ये बात समझ में आती है? आगे देखते हैं। अब भैया ये तो बता दिया गया कि आपको ये करना है, लेकिन कुछ महानुभाव होते हैं जो नहीं करते, तो उनके लिए क्या आशीर्वाद दे रखा है एक्ट के अंदर। इफ एनी पर्सन फेल टू ट्रांसफर एनी ऑफ द रिक्वायर्ड इन सबसेक्शन 1 विद इन द टाइम लिमिट, जो कि 3 महीने है, और रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन 3, ही शैल बी पनिशेबल कितना, विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट एक्सटेंड टू 2 years। तो 6 महीने से 2 साल तक की सजा, और विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 5,000 बट एक्सटेंड टू 10,000। ये भी लिख दिया। अब क्लॉज 3, अब मान लो जो महिला है जिसके नाम पे वो ट्रांसफर होनी थी, अब वो महिला क्या हुई, उसके नाम पे ट्रांसफर होने से पहले वो नमस्ते बोल गई, टपक गई, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम देखेंगे क्लॉज 3 के अंदर। वेयर अ वुमेन एंटाइटल टू प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1 डाइज बिफोर रिसीविंग इट, प्रॉपर्टी मिलने से पहले वो स्वर्ग सुधार गई, the heirs of the woman shall be entitled to claim it from the person holding it for time being in force। जो भी उसके लीगल हायर्स होंगे। अब वो लीगल हायर्स कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो हम अब नीचे पढ़ने वाले हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच वुमेन डाई विद इन 7 years, अगर वो शादी के 7 साल के अंदर अंदर गई, और कब गई, नेचुरल कोर्स के अलग, तो उस केस में उसके जो वो लीगल हायर्स होंगे, अगर उसके कोई बच्चे नहीं हैं तो उस महिला के पेरेंट्स को मिलेगी प्रॉपर्टी, अगर उसके बच्चे हैं तो उन बच्चों को मिलेगी। इफ शी हैज चिल्ड्रन बी ट्रांसफर टू सच चिल्ड्रन एंड पेंडिंग सच ट्रांसफर बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द सच चिल्ड्रन। अगर बच्चे नहीं हैं तो उसके माँ बाप को मिलेगी, और बच्चे हैं तो उन बच्चों को मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेक्शन 3A, where a person convicted under subsection 2 for the failure of transfer of any property as required in subsection 1 or subsection 3
and has not before his conviction under the subsection transfer of such property to the woman entitled thereto, as the case may be, her hire, her parents, or her children, the court shall, in addition to awarding punishment under the subsection, direct by order in writing that such person shall transfer the property to such woman, or as the case may be, her hire, parents, or children within such period as may be specified in the order. And if such person fails to comply with the direction within the period of so specified, an amount equal to the value of the property may be recovered from him, and if it were fine imposed by such court and paid to such woman as the case may be. अब इसमें ये क्या कह दिया, अब भैया इसमें ये कह दिया गया, सपोज कर लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑलरेडी जेल में बंद है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई और केस चल रहा था, अब उसको को सजा होने वाली है। अब भैया एक मामला आ गया, उसके अंदर ये भी सामने आ गया भैया कि इसने एक महिला की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी, ऐसे केस के अंदर तो कोर्ट क्या बोलेगी, भैया आपको ये तो सजा हो ही रही है और साथ साथ आप ये करो कि भैया इसका जो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो पहले। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि किसी अन्य केस में उसकी सुनवाई चल रही थी, अब कहीं से ये मालूम पड़ गया कि इसने किसी की प्रॉपर्टी ऐसे खा रखी है, इसने टाइमली ट्रांसफर नहीं की या टाइम बचा हुआ था ट्रांसफर नहीं करी, तो कोर्ट उस केस में क्या करेगी, कोर्ट बोलेगी भैया हम तेरे को इतना समय दे रहे हैं तो इसको ट्रांसफर कर फटाफट पहले, तो फिर तेरे को सजा मिलेगी। अब मान लो कोई होता है उस्ताद वो नहीं करता, तो कोर्ट बोलते भैया कोई बात नहीं ट्रांसफर मत कर, तो एक काम करते जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो उस महिला को दे दे या वो हमें दे दे, हम फिर उस महिला को दे देंगे। अब अगर वो महिला टपक गई तो उस केस में उसके लीगल हायर्स, उसके पेरेंट्स और उसके जो भी होंगे बच्चे उनको मिल जाएगी। ये बात समझ में आ गई, सिर्फ इतनी सी बात लिखी, ज्यादा लंबा छोटी बात इसके अंदर है नहीं। अब नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ 3 and 4। 3 और 4 क्या था, टेकिंग गिविंग 3 में था और डिमांडिंग 4 में था, तो सेक्शन 6 के प्रोविजन सेक्शन 3 और 4 को इफेक्ट नहीं करेंगे। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया क्या सेक्शन 6 के प्रोविजन सेक्शन 3 और 4 को इफेक्ट करते हैं, ऑप्शन आ जाएगा यस, नो, पार्टली यस, पार्टली नो, तो आपका ये होगा नहीं करते, नो, क्योंकि लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा। आगे सेक्शन 7 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, संज्ञान कौन लेगा, पहली बार तो संज्ञान लिया जाएगा सीआरपीसी के तहत, और कौन लेगा, कम से कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के होने चाहिए और या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होने चाहिए, उससे ऊपर वाले अफसर ले सकते हैं लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं ले सकता। लिखा हुआ है नो कोर्ट इंफीरियर टू मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, पहली बात। अब जब कोर्ट संज्ञान भी लेगी तो किस तरीके से लेगी वो भी देख लो। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट, किस बेस पे संज्ञान लेगी, पहला ऑन इट्स ओन नॉलेज और पुलिस रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट विच कंस्टिट्यूट सच ऑफेंस, पुलिस रिपोर्ट आई हो, खुद की जानकारी में आया हो, तब वो संज्ञान ले सकते हैं जज साहब, कौन से, मेट्रोपॉलिटन या फिर जेएमएफसी, या फिर on complaint by the person aggrieved by offense or parents or other relative of such parents or by recognized welfare institution or organization, या वो आदमी खुद आके कंप्लेंट करे, उसके ब्याह पर उसके पेरेंट्स करें या कोई अन्य ऑर्गेनाइजेशन करे, तो वो जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये इस अपराध का संज्ञान ले सकते हैं। सेक्शन नंबर 7 आगे, it shall be lawful for a metropolitan magistrate or JMSC first class to pass any sentence authorized by law by this act on any person convicted for the offense under this act। जज साहब जो होंगे जेएमएफसी और एमएम वो अपने न्यायिक अधिकार क्षेत्र में किसी भी तरीके की पनिशमेंट उसको दे सकते हैं जिसके लिए वो लायबल होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Explanation for the purpose of this subdivision, recognized welfare institution or organization means
a social welfare institution or organization recognized in this behalf by the central or state government। ऐसी संस्थान जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है वो क्या कही जाएंगी, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन कही जाएंगी। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूछ सकता है आपसे इंटरलिंक करके कि भाई सीआरपीसी का कौन सा चैप्टर अप्लाई हो रहा है, तो इसमें लिखा हुआ है नथिंग इन दिस द चैप्टर 36 ऑफ सीआरपीसी शैल अप्लाई टू एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। मतलब सीआरपीसी चैप्टर 36 के प्रोविजन इसमें अप्लाई नहीं हो रहे हैं। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे notwithstanding anything contained in any law for timing in force, a statement made by person aggrieved by offense shall not subject to such person as prosecuted under this act। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 8। ये आपसे इसकी हेडिंग ही पूछ लेगा, यही क्वेश्चन है अपने आप में। क्या है? ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पस एंड बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। इस एक्ट के अंदर आने वाले ऑफेंस कॉग्निजेबल नेचर के होंगे, बेलेबल नेचर के होंगे और नॉन कंपाउंडेबल होंगे। ये आपको ऐसी कैसी पूछ लेगा हेडिंग, तो ये आपको ध्यान रखनी है। सीआरपीसी shall apply to offense under this act if they were cognizable offense for the purpose of investigation of such offense, for the purpose of matter thereupon, matter referred to section 42 of CRPC। अब 42 क्या था? जब उससे इंफॉर्मेशन पूछी जाती है और वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। सीआरपीसी पढ़ा होगा आपने। अरेस्ट ऑफ अ पर्सन विदाउट अ वारंट व्हेन अ पर्सन में अरेस्ट विदाउट वारंट 41 की बात कर रहा है, तो इसमें भी ये एप्लीकेबल नहीं है। एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। आगे 8A बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाया होगा? भैया हमने जिसको चोर बोला वो ये साबित कर दे कि भैया मैं चोर नहीं हूं, तो उसके ऊपर लाया होगा। वेयर एनी पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर टेकिंग और अबेटिंग फॉर टेकिंग एनी डाउरी अंडर सेक्शन 3, टेकिंग गिविंग वाली बात थी, या फिर डिमांड वाली बात थी सेक्शन 4। द बर्डन ऑफ प्रूफ प्रूविंग द he had not committed an offense under this section shall be on him। जिसके ऊपर आरोप लगाया गया वो ये साबित करते कि भैया मैंने तो ये काम किया नहीं, आरोपी के ऊपर वो बर्डन ऑफ प्रूफ चल जाएगा। ये बात समझ में आती है। अब आते हैं अगला सेक्शन 8B। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, कितने भी कर सकती है, कोई लिमिट नहीं है, जितने वो चाहे उतने कर सकती है। और कहां पे उनको काम करना है वो एरिया भी स्टेट गवर्नमेंट ही स्पेसिफाई करेगी, उनका अधिकार क्षेत्र भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, और उनको क्या क्या पावर दी जाएगी वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही तय करेगी। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर एज इट थिंक फिट एंड स्पेसिफाई द एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच दे शैल एक्सरसाइज देयर जुडिक्शन एंड पावर अंडर दिस एक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर होगा वो क्या करेगा? एवरी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर शैल एक्सरसाइज एंड परफॉर्म द फॉलोइंग पावर एंड फंक्शन। अब वो फंक्शन और पावर क्या क्या है वो देख लेते हैं। टू सी द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर कंप्लाइड विद, जो इस एक्ट के प्रोविजन है क्या वो एप्लीकेबल भी हो रहे हैं, उनके ऊपर काम भी हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखेगा। टू प्रिवेंट एज फार एज पॉसिबल टेकिंग और अबेटिंग टेकिंग डिमांडिंग ऑफ डाउरी, सेक्शन 3 और 4 के अपराध कहीं पे हो तो नहीं रहे, ये देखेगा। टू कलेक्ट सच एविडेंस एज मेड नेसेसरी फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन कमिटिंग ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, अगर किसी ने अपराध किया तो उसके खिलाफ सबूत जुटाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टू परफॉर्म सच एडिशनल फंक्शन एज द केस में बी असाइंड टू हिम द, इसके अलावा अगर मान लो राज्य सरकार ने कोई उसको अन्य काम दिए हैं इसी एक्ट के संबंधित, तो उसको भी वो परफॉर्म करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे सेक्शन
इसका क्लॉज 3 क्लॉज 4, the state government may by notification in official gazette confer such power of a police officer as may specified in notification on dowry prohibition officer who shall exercise such power subject to limitation and condition as may be specified by the rule. अब यदि राज्य सरकार चाहे तो किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, किसी स्पेशल केसेस के अंदर डाउरी प्रोहिबिशन को एक पुलिस ऑफिसर की कुछ पावर्स भी दे सकती हैं, सारी नहीं, कुछ पावर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। जैसे अरेस्ट करने की पावर दे दी, उससे पूछताछ करने की पावर दे दी, ऐसी कुछ पावर लिमिटेशन में रहेगी, सारी पावर नहीं देगी, जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से। ये बात द स्टेट गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजिंग और असिस्टिंग डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर इन एन एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन अपॉइंट एन एडवाइजरी बोर्ड। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की हेल्पिंग के लिए एडवाइजरी बोर्ड का गठन कर सकती है राज्य सरकार, कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 5 सोशल वर्कर, जिसमें अधिकतम 5 सोशल वर्कर होंगे, जिसमें से कम 2 महिलाएं होंगी, और वो उस एरिया की एक्सपर्ट होंगे। किस एरिया की? डाउरी प्रोहिबिशन के एरिया की वो एक्सपर्ट होंगे, और वो क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे किसको? डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9, पावर टू मेक रूल। किसके पास पावर है? केंद्र सरकार के पास पावर है, वो अपने ऑफिशियल गैजेट में इसको पास कर देंगी। और ये बात आप अपने आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ ये बात ध्यान रखना, जब पार्लियामेंट में जाएगा तो 30 दिनों के अंदर उसको सहमति देनी है। ये बात हम हर बार एक्टों में पढ़ के आ रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सिर्फ हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देखना है। और जो सेक्शन नंबर 10 है, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल, 9 में केंद्र सरकार बनाएगी और 10 में राज्य सरकार बनाएगी। आज हमने ये जो इसके अंदर मेन प्रोविजन थे, सेक्शन 9 और 10 आप खुद पढ़ लेंगे। बाकी मैंने आपको जो भी इसके अंदर मेन बातें थी, छोटी बड़ी जितनी भी, वो आपको मैंने सब बता दी। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं एक नए एक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर।